व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों एंड वेलकम बैक टू GC 3.0, एक ऐसा बैच जो आप लोगों को अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए तो प्रिपेयर करेगा ही करेगा, बट आप लोगों को जेई और नीट के भी कॉन्सेप्ट सिखाएगा। एंड इस कोर्स के अंदर, इस बैच के अंदर, जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोग सारे टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। हम लोग उनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं जिसमें मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल्स भी करा रहा हूं। देन हम लोग एनसीईआरटी ना छूटे इसलिए हम लोग एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस भी हर वीकेंड्स अपलोड कर रहे हैं। एंड हम लाइव स्ट्रीम्स भी करते हैं सैटरडे संडे के दिन, जिसमें मैं आप लोगों के साथ में प्रीवियस ईयर जेई के, प्रीवियस ईयर नीट के क्वेश्चन करता हूं। डिपेंडिंग अपॉन आवर स्पीड, हम लोग हमारी जिस स्पीड से, जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से हम लोग क्वेश्चन वगैरह करते चलेंगे। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आ रहा है, सर सिलेबस कंप्लीट होगा, सिलेबस कब कंप्लीट होगा, सर सिलेबस जल्दी कंप्लीट करा दो। हो जाएगा बेटा, हो जाएगा, डोंट वरी एट ऑल। आप लोग अगर नवंबर दिसंबर में कोर्स कंप्लीट भी कर लोगे ना, तो भी आई डोंट थिंक कि आपको एक एज मिल जाएगा। हम अगर अच्छे तरीके से पढ़ेंगे ना, तो बस आपको रिवीजन करना है, तो जस्ट बिलीव। और अगर आपको ऐसा लगता है कि भैया सर स्लो चल रहे हैं और हमें जल्दी पढ़ना है, तो भाई पिछले साल के जो लेक्चर्स हम लोगों ने अपलोड करे हैं, दे आर मोर देन सफिशिएंट, दे आर मोर देन सफिशिएंट। जब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आ जाओ, बाकी आप वन लेक्चर्स अटेंड कर लो, लेकिन ये लेक्चर्स डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बेटर होंगे। तो गाइस चलो हम लोग आज हमारे GC 3.0 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को आगे बढ़ाते हैं। एंड पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ में क्या क्या डिस्कस कर लिया था, आई वॉन्ट कि एक बार हम लोग उसको रिविजन कर लें। लेकिन रिविजन करने से पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए मोलर कंडक्टिविटी, या ऐसा बोलना चाहिए मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो आप लोग पहले हेडिंग डाल देंगे। हम लोग आज जो टॉपिक शुरू करना है दैट इज कॉल्ड एज मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी, मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। देखो बच्चा लोग क्या है, जैसा मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में सब सिखाया था, क्या क्या सिखाया था, एक बार जरा अपन फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। एक छोटा सा अपडेट, वैसे तो ये अपडेट आप लोगों के लिए नहीं है। अगर आप किसी 8, 9 और 10th के बच्चे को जानते हो जो अपना अर्ली फाउंडेशन बनाना चाहता है, जो आप लोगों ने शायद मिस कर दिया होगा, 8, 9 और 10th का बच्चा जो अपना अर्ली फाउंडेशन बनाना चाहता है जेई नीट जैसी एग्जाम्स के लिए, NTSC ओलंपियाड्स के लिए, तो उसके लिए गाइस एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि मैंने अनअकैडमी पर एक कैटेगरी पर ज्वाइन किया है, और वो कैटेगरी सिर्फ 8, 9 और 10th के बच्चों के लिए है, अर्ली फाउंडेशंस के लिए। उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। उन डिज़ायरेबल बच्चों के साथ, उन नीडी बच्चों के साथ जिनको उस चीज़ की नीड है, ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैंने आपको सबसे पहले एक टर्म सिखाई थी, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस डिनोटेड बाय कैपिटल R। जब कभी भी आपके पास में कोई मेटेलिक वायर होता है या आपके पास में कोई कंडक्टर होता है, तो उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को जितनी रुकावटों का सामना करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। जिस मेटेलिक सब्सटेंस के अंदर या किसी भी सब्सटेंस के अंदर अगर ये रुकावटें ज़्यादा हैं, अगर हिंडरेंस ज़्यादा है, अगर स्पीड ब्रेकर ज़्यादा है, तो क्या वो इजीली करंट फ्लो कर पाएगा? नहीं, तो वो बन जाता है इंसुलेटर। अगर ये मॉडरेट हो तो वो बन जाता है सेमीकंडक्टर, और अगर ये बिल्कुल ही कम हो तो वो बन जाते हैं गुड कंडक्टर्स। तो हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, वेयर L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। आप जो यहाँ पर कंडक्टर या जो भी आप सब्सटेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये उसकी लेंथ है, एंड A उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया था। क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चा लोगों को समझ में आ रही है? फिर मैंने आपको रेजिस्टेंस, कैपिटल R मैंने सिखाया था आपको, रेजिस्टेंस। इसके बाद अगर मैं यहां पर इस फॉर्मूले को ओपन करूं, तो व्हेन आई रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आई गेट रो। दिस सिंबल इज कॉल्ड एज रो एंड इट विल बिकम रो L बाय A, वेयर रो विच इज न्यू इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, या कुछ किताबों में जो मैंने पिछली क्लास में नहीं बताया था, इसको स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी भी बोला जा सकता है। स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी।
अगर हम इनकी यूनिट्स की बात करें, अगर हम इसकी यूनिट्स की बात करें तो आप लोग सब जानते हैं कि आपका जो रेजिस्टेंस है इसकी यूनिट होती है ओम्स। क्या होती है? ओम्स। दिस यूनिट इज कॉल्ड एज ओम्स। वहीं पर अगर आप लोग इस रो की यूनिट निकालना चाहो तो बेटा रो की यूनिट कैसे निकलेगी? देखो समझना बात को। ए ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा R इंटू ए बाय एल, वेयर आप लोग सब जानते हैं आर की यूनिट होती है ओम्स, इंटू एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, और लेंथ की यूनिट होती है मीटर। तो मीटर से मीटर कट जाता है तो ये बन जाता है ओम्स मीटर इज द यूनिट ऑफ रो। ये आपके रो की यूनिट हो जाती है। अगर आप लोग सब ये बात जानते हो कि भाई जब हम लोग केमिस्ट्री में काम करते हैं तो हम छोटी छोटी चीज़ों पर वर्क करते हैं, तो हमारी इसकी यूनिट हो जाती है ओम सेंटीमीटर। इट इज़ नॉट अ बिग डील। आप चाहें तो इसको सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ये यहाँ तक की बात समझ में आ गई थी। फिर मैंने आपको सिखाया था जी, विच इज कॉल्ड एज कंडक्टेंस। जी क्या सिखाया था मैंने आप लोगों को? कंडक्टेंस। और मैंने इसको बताया था दैट इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है G इज इक्वल टू रो एल, सॉरी 1 अपॉन रो एल बाय ए। तो ये ए ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाता है ए बाय एल अपॉन रो। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया कंडक्टेंस का। जब हम यहां पर 1 अपॉन रो को देखते हैं तो इट बिकम्स इक्वल टू कप्पा, वेयर कप्पा इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी। कप्पा इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी, या इसको आप लोग नाम दे सकते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। वैसे हम लोग यूजुअली हमारी पूरी केमिस्ट्री में कंडक्टिविटी ही यूज करेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी यूज नहीं करेंगे। तो दिस इज योर कप्पा। क्या बात समझ में आ गई? अच्छा, अगर हम कंडक्टेंस की यूनिट की बात करें तो भाई अगर कंडक्टेंस 1 अपॉन रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस की यूनिट ओम है तो ये 1 बाय ओम हो जाएगी, या आप इसको लिख सकते हैं पर ओम। पर ओम लिख देंगे इसको हम लोग। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला फिर रीडिफाइन होकर क्या हो जाएगा? आप देखो, दिस इज 1 अपॉन रो, तो 1 अपॉन रो इज इक्वल टू कप्पा। तो ये हो जाएगा कप्पा इंटू ए बाय एल। कप्पा इज इक्वल कप्पा इंटू ए बाय एल। बड़ा इजी हो जाएगा, बिल्कुल कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है। अच्छा, आप कप्पा यहीं रहने दीजिए। जी इंटू एल अपॉन ए कर दीजिए। जी क्या है आपका? पर ओम। एल क्या है आपका? मीटर। और ए क्या है आपका? मीटर स्क्वायर। तो ये कट जाएगा तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? पर ओम पर मीटर। और हम लोग सब जानते हैं कि पर ओम कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज साइमंस। कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज साइमंस। तो हो जाएगा साइमंस पर मीटर और साइमंस पर सेंटीमीटर। ये सारी बातें आप लोग समझते हो, ये हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ ली थी। आज मैं आपको इस कप्पा के बारे में एक नई चीज बताने जा रहा हूं। आज मैं आप लोगों को इस कप्पा के बारे में एक नई चीज सिखाने जा रहा हूं जो हमको ये मेजरमेंट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन वगैरह के अंदर काम में आएगी। वो चीज क्या मैं आपको सिखाने वाला हूं, प्लीज ध्यान से सुनिएगा विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। इधर ध्यान दो सब लोग ठीक से। मैंने आपको बोला था दैट कप्पा इज द कंडक्टेंस of a conductor. It is the conductance of a conductor whose length is 1 meter and cross sectional area is 1 meter square. अब देखो, ये फिजिक्स की डेफिनेशन है, लेकिन अगर हम लोग केमिस्ट्री की बात करें गुलजारी लालो, तो केमिस्ट्री में पहली बात तो हम लोग बहुत छोटी छोटी चीज़ों की बात करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर इस सेंटीमीटर को इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। नाउ इमेजिन मेरे पास में एक ऐसा बीकर है या एक ऐसा जिसको बोलना चाहिए कंटेनर है। एक ऐसा कंटेनर है जिसमें कि 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में हम लोग करंट पास कर रहे हैं। इमेजिन करना कि आप लोग क्या कर रहे हो, आपके पास में एक ऐसा सेल है
जिसमें 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, एक ये, और इनके अंदर अपन करंट वगैरह पास कर रहे हैं। तो बेसिकली ये बोला जाता है कि इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच की जो लंबाई है इसको मान लिया L, और इनका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको मान लिया A। तो जब आप लोग इसको केमिस्ट्री में डिस्कशन करते हो तो ये माना जाता है कि इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो सॉल्यूशन है वो 1 ml होना चाहिए। वो कितना होना चाहिए? 1 ml। सो देयरफॉर अगर इसकी लेंथ में 1 सेंटीमीटर मान लूँ, इसकी विड्थ में 1 सेंटीमीटर मान लूँ, और इसकी हाइट में 1 सेंटीमीटर मान लूँ, मतलब ये वो वॉल्यूम है, ये वो हिस्सा है जो इन 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में आ रहा है। इसको मैंने मैग्नीफाइन कर दिया। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास में एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। भाई हम लोग फिजिक्स में तो काम कर नहीं रहे, हम तो केमिस्ट्री में काम कर रहे हैं, और केमिस्ट्री में कंडक्टर मेटेलिक थोड़ी होता है। पिछली क्लास में सिखाया था, केमिस्ट्री में कंडक्टर तो इलेक्ट्रोलाइटिक होता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में करंट पास करना पड़ेगा। तो ये इलेक्ट्रोड्स की मदद से अपन ने इस चेंबर में इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर रख दिया और हमने करंट पास किया। तो हमें यह देखना है कि इस 2 इलेक्ट्रोड के बीच में जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आ रहा है उसका वॉल्यूम कितना है। तो हमने क्या करा, उसको मैग्नीफाइन कर लिया, ट्विंग, हमने इसको मैग्नीफाइन कर लिया। तो हमें ये ऐसा दिख रहा है। हमने देखा कि इन दोनों के बीच की लेंथ 1 सेंटीमीटर है, इस बीकर की चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है, और सॉल्यूशन की हाइट 1 सेंटीमीटर है। तो आपको जो वॉल्यूम मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब, एंड इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1 ml। हम लोग जानते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के बराबर होता है। तो गाइज यहां से मेरे पास में कंडक्टिविटी की, यहां से मेरे पास में कंडक्टिविटी की केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या निकली। तो यहां से मैं कंडक्टिविटी को केमिस्ट्री की भाषा में हमेशा डिफाइन करूंगा, इट इज द कंडक्टेंस, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। यानी अगर आपके पास में एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है तो इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के 1 ml का कंडक्टेंस कितना होगा, दैट इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड एज कप्पा। तो हाउ विल यू डिफाइन कंडक्टिविटी? आप कंडक्टिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे? आप कंडक्टिविटी को डिफाइन करेंगे कि 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस कितना होगा। यहां पर हम लोग सब जानते हैं कि हमारे कंडक्टिविटी की यूनिट तो साइमन्स पर सेंटीमीटर है, साइमन्स पर सेंटीमीटर है। हम वही इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भैया हमारा 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो यूनिट्स का खेल अपन बाद में खेलेंगे, लेकिन अभी आप इसको जरा नोट कर लो। देखो बच्चा लोग, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बकुड़ो, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस चीज को हल्के में मत लेना। बड़े बड़े तोपचंद, बड़े बड़े जिसको बोलना चाहिए ड्रॉपर्स, जेई में और नीट में इस पर आने वाले सवाल में गलती करता है, वो पगला जाता है सवाल सॉल्व नहीं होता। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने 2 दिन सिर्फ इसलिए वीडियो अपलोड नहीं करा क्योंकि मैं YouTube पर सर्च कर रहा था कि जो चीज़ मैंने मार्क करी है क्या उस चीज़ पर किसी और ने वीडियो डाला है। गाइज मुझे किसी का वीडियो नहीं मिला, सबने सीधा सीधा टॉपिक पढ़ा के आगे बढ़ गए। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको वो बारीकियां बताऊंगा कि इस टॉपिक पर सवाल कैसे सॉल्व करते, जो कि सिर्फ बड़े बड़े लाखों रुपए लेने वाले एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड प्लेटफॉर्म्स वही सिखाएंगे। बाकी सब यूट्यूब पर डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे से जो चुनिंदा 1000, 1200, 1500 जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, तुम लोगों का भला हो जाए। ये चीज़ आपको कभी परेशान नहीं करे, ये सिर्फ आपको आ जाएगा लेकिन आपको परेशान करेगा, आपका समय व्यर्थ होगा। मेरा खुद का हुआ था, मेरे को 2 दिन लगे थे इस चीज़ को समझने में। अब इसका मतलब थोड़ी कि मैं ढोर हो गया, भाई मेरा डाउट जेन्युइन था, और ये डाउट मैं आपको बताऊंगा कि तुमको कब आएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लिया आप लोगों ने, ग्रेट। अच्छा, यहां तक की सारी पिक्चर अच्छे तरीके से क्लियर है, किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई तकलीफ तो नहीं है, हमारे जेठालाल को कोई तकलीफ तो नहीं है। चलिए आगे बढ़े। चलिए, सो मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन।
Now guys, basically when we try to measure the resistance or conductance or resistivity or conductivity of an electrolytic solution, we face two problems. We face two major problems. केमिस्ट्री में दो मेजर प्रॉब्लम्स आती है. देखो एक बात बताता हूं, कप्पा, रो और जी, ये सब इस एक चीज पर डिपेंड करता है. अगर आप लोगों को ये मिल गया, फिर आप दुनिया में कोई भी चीज निकाल सकते हो. इसलिए हम लोगों को किताबों में सिर्फ रेजिस्टेंस की बात की जाती है. भाई दो प्रॉब्लम क्या है, आप लोग एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं. फिजिक्स की तरह आप यहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में अगर डायरेक्ट करंट पास करोगे, अगर आप डायरेक्ट करंट पास करोगे तो पता है क्या होगा. डायरेक्ट करंट की वजह से आप लोगों का, जैसे मान लो आपके पास में एक NaCl का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है और आपने इसको डायरेक्ट करंट पास कर दिया. अब मान लो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कौन सा है, चलो मैंने बोला नमक का पानी. भाई NaCl को मुझे एक्वस फॉर्म में डालना पड़ेगा, तो मेरे पास में NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है. अब अगर मैंने इसको डायरेक्ट करंट पास कर दिया तो इट विल कॉज इलेक्ट्रोलिसिस, इट विल कॉज इलेक्ट्रोलाइसिस एट बोथ कैथोड एंड एनोड. यानी कैथोड और एनोड पर इलेक्ट्रोलिसिस नाम की प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगी. और आप लोग क्या मेजर करना चाह रहे थे, आप लोग ये मेजर करना चाह रहे थे कि Na पॉजिटिव नाम का कैटायन और Cl नेगेटिव नाम का एनायन कितनी कंडक्टिविटी करता है. यानी इसमें करंट को पास करने की या करंट को फ्लो करने की कितनी ताकत है. लेकिन हुआ क्या कि जब आपने इसमें डायरेक्ट करंट पास कर दिया तो इलेक्ट्रोलिसिस हो गया. मतलब NaCl जिस पानी के अंदर डिसॉल्व्ड है, ये उसके साथ रिएक्ट करके NaOH हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस बनाने लगा. भाई ये तो हम चाहते ही नहीं है, हम तो ये कभी चाहते ही नहीं थे. तो जब कभी भी आप डायरेक्ट करंट लगाओगे, ये इलेक्ट्रोलिसिस करना चालू कर देगा. और अगर इलेक्ट्रोलिसिस करना चालू कर दिया तो तुम्हारे सॉल्यूशन का, तुम्हारे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का तो कंपोजिशन ही बिगड़ जाएगा. ये चेंज होकर NaOH बन जाएगा, हाइड्रोजन बाहर उड़ जाएगा, क्लोरीन बाहर उड़ जाएगा. तो दिस वाज नॉट वांटेड. अब अगर आपके पास में वो चीज ही नहीं रही जिसका आपको कंडक्टिविटी निकालनी है, तो फिर आपको क्या करना है. आई बात आप लोगों को समझ में, प्रॉब्लम समझ में आ गया. दूसरा प्रॉब्लम कि जब आप लोग फिजिक्स में रेजिस्टेंस निकालने जाते हो तो आप व्हीट स्टोन ब्रिज का यूज करते हो. याद करो, मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को व्हीट स्टोन ब्रिज बनाकर बताया था. मैंने बोला था भाई एक वायर्स का कनेक्शन होता है, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगाया जाता है, यहाँ पर टैट एक मेटल का जो भी पीस है जिसका रेजिस्टेंस नोन है वो यहाँ लगा दिया जाता है. टैट एक यहाँ लगा दिया जाता है. लेट से इसका भी नोन है, फिर टैट इसका भी नोन है, टैट इसका अननोन है. ऐसे तीन नोन के साथ में एक अननोन को लगा दिया जाता है और इस तरीके का व्हीटस्टोन ब्रिज बना दिया जाता है. गैल्वेनोमीटर से रीडिंग उठाई जाती है और फॉर्मूला R1/R2 = R3/R4 लगा दिया जाता है. और इस प्रकार आप लोग R4 की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो, R2 R3/R1. तो प्रॉब्लम ये है कि यहां पर जो तुम लोगों ने कंडक्टर लगाया है, दैट वाज अ मेटेलिक कंडक्टर. और मेटेलिक कंडक्टर जैसे तुम्हारी कील, जैसे ये सॉलिड है, एक वायर इधर जोड़ा और उसको ऐसा कैसा उठा के व्हीटस्टोन ब्रिज में लगा दिया. सॉल्यूशन को कैसे जोड़ोगे मेरे प्यारे ढोंडू. आई बात समझ में कि व्हीटस्टोन ब्रिज में आप लोग सॉलिड
मेटेलिक कंडक्टर्स को उनका रेजिस्टेंस लगाने के लिए जोड़ सकते हो, बट वी कैनॉट यूज मेटेलिक बट वी कैनॉट यूज व्हीट स्टोन ब्रिज, गेहूं का पुल, गेहूं पत्थर का पुल, व्हीट स्टोन ब्रिज फॉर द मेजरमेंट ऑफ resistance of an electrolytic solution because of its liquid nature. लिक्विड नेचर की वजह से आप लोग यह चीज नहीं कर सकते। तो क्या आप लोगों को दोनों तरीके की प्रॉब्लम समझ में आई, दोनों तरीके की दिक्कत समझ में आई? तो नाउ हाउ टू ओवरकम, हाउ वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। भाई परेशानी है तो सॉल्यूशन तो आएगा, और आया भी। पहला सॉल्यूशन आया दैट वी विल नॉट अप्लाई डीसी, वी विल अप्लाई ऑल्टरनेटिंग करंट। हम लोग क्या करेंगे? ऑल्टरनेटिंग करंट का इस्तेमाल करेंगे। एंड ऑल्टरनेटिंग करंट हम लोग फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में, जो साउंड फ्रीक्वेंसी होती है उस फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे, यानी 550 से लेकर 5000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाले ऑल्टरनेटिंग करंट का इस्तेमाल करेंगे, और इसे ऑडियो डिटेक्टर एंड माइक्रोफोन्स की मदद से ऑब्जर्व किया जाता है। अब ये बहुत हाई लेवल की चीज़ है, हम उस पर डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन आप बस इतना याद रखो कि डीसी की जगह आपको एसी लगाना है। समझ में आ गई बात? एंड दूसरा, व्हीट स्टोन ब्रिज में आप लिक्विड नहीं लगा सकते, तो हम लोगों ने कंडक्टिविटी सेल्स का फॉर्मेशन करा। वी फॉर्म्ड कंडक्टिविटी सेल्स। अब आप पहले कंडक्टिविटी सेल बनाओगे, कंडक्टिविटी सेल में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन रखोगे, और फिर ये कंडक्टिविटी सेल को व्हीट स्टोन ब्रिज से कनेक्ट करोगे। तो समझ में आया लफड़ा? लफड़ा ये किया हम लोगों ने कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले कंडक्टिविटी सेल का फॉर्मेशन करेंगे। एक हाईली स्पेशलाइज्ड सेल, और उस कंडक्टिविटी सेल के अंदर जिस भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का आपको रेजिस्टेंस निकालना है उसको रखेंगे, फिर उसको हमारे व्हीट स्टोन ब्रिज से कनेक्ट करेंगे और ऑल्टरनेटिंग करंट पास करेंगे, तो हमें रेजिस्टेंस बड़े आराम से मिल जाएगा। टेक द स्क्रीनशॉट ताकि हम लोग आगे बढ़ सके और कंडक्टिविटी सेल की तरफ चल सके। चले, ग्रेट। सो बेसिकली मार्केट में दो प्रकार के कंडक्टिविटी सेल आते हैं। मैं दोनों का डायग्राम बना दूंगा, अपन दोनों के डायग्राम बना लेंगे, ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं करना है कि भैया ये क्या हो गया, कोई बात नहीं। सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंडक्टिविटी सेल प्रेजेंट इन मार्केट। दोनों सेम है, साइज और शेप का फर्क है। कंडक्टिविटी सेल, तो बेसिकली कंडक्टिविटी सेल क्या होते हैं, अगर आप इनको डिफाइन करना चाहें अपने अंग्रेज टीचर को सेटिस्फाई करने के लिए, स्कूल वालों को, तो कंडक्टिविटी सेल्स आर द specialized cells which are used to calculate the resistance of an electrolytic conductor by connecting it with wheat stone bridge. क्लियर गुलजारी लालो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बकुड़ो, क्लियर? देखिए अब ये डिजाइन कैसे होता है। देखो, ये एक इनलेट बना दिया, ये हमने ग्लास और पायरेक्स या पायरेक्स ग्लास जो आता है काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग मजबूत होता है, उसके अंदर ट्यूब बना दी। पायरेक्स ग्लास की हमने ट्यूब बना दी, ठीक है।
हमने यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड लगाया और हमने क्या करा, इस इलेक्ट्रोड को भी प्लैटिनम ब्लैक से कवर कर दिया। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर ये प्लैटिनम ब्लैक का क्या यूज़ है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं नीट जैसी एग्जाम्स में और बोर्ड जैसी एग्जाम में एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनना चाहिए कि आप इस इलेक्ट्रोड को प्लैटिनम ब्लैक से कोट क्यों करते हो। एक्चुअली वी ऑल नो दैट प्लैटिनम इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल, सबसे ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव मेटल होता है। तो जब आप इसमें डीसी नाम का करंट पास नहीं कर रहे हो, क्योंकि वो तो सॉल्यूशन का कॉम्पोजिशन चेंज कर देगा, आप ऑल्टरनेटिंग करंट का इस्तेमाल करो, लेकिन बेटा है तो फिर भी वो करंट कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो रिएक्शन कर दे। इसीलिए इलेक्ट्रोड्स को लीस्ट रिएक्टिव बनाने के लिए हम प्लैटिनम ब्लैक से इसकी कोटिंग कर देते हैं और फिर ऊपर से आप इसको बंद कर दो और अंदर आप अपना जो भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, आपका जो भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो आप इसके अंदर भर दो, जिसका आपको रेजिस्टेंस निकालना है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जिसका आपको रेजिस्टेंस निकालना है, आप उसको इसके अंदर भर दो बिना किसी चिंता के, बिना किसी परेशानी के। और इसको इस तरीके से एक बेसिकली यहाँ पर ट्यूब चलती है और उसके अंदर चलता है आपका वायर। इस प्रकार आपकी एक ट्यूब रहती है, ऐसे आपके पास में एक ट्यूब रहती है और ट्यूब के साथ चलता है आपका वायर, और ये वायर फाइनली आपके व्हीट स्टोन ब्रिज से कनेक्ट हो जाता है। वो जो आपका व्हीट स्टोन ब्रिज रहता है ऐसा, ये ऐसा जो आपका व्हीट स्टोन ब्रिज रहता है उसमें यहाँ पर ये कनेक्ट हो जाता है। बस यहाँ पर आप क्या करो, ये वायर को लेके यहाँ पे आपका कंडक्टिविटी सेल को कनेक्ट कर दो इस तरीके से। आ रही बात समझ में। तो ये आपका बढ़िया वाला काम हो गया। तो इस प्रकार का कुछ दिखता है आपका कंडक्टिविटी सेल। दिस इज व्हाट यू कॉल एज कंडक्टिविटी सेल। क्या ये बात समझ में आ गई। दूसरा कंडक्टिविटी सेल जो मार्केट में आता है वो कुछ इस प्रकार का रहता ही है। ये ऐसा रहता है, यहाँ पर अगेन आपका एक इलेक्ट्रोड आ जाता है, प्लैटिनम ब्लैक से पूरी तरीके से कोटेड रहता है। इसमें एक अंदर पैरेलल वायर चलता है, दूसरा एक इलेक्ट्रोड आ जाता है, इसके अंदर वायर रहता है और यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भर दिया जाता है। बस तो इस प्रकार के आपके कंडक्टिविटी सेल मार्केट में आते हैं। वी विल नॉट फोकस ऑन द डायग्राम्स, वी विल फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट ओनली, क्योंकि भाई बोर्ड जेई और नीट में कॉन्सेप्ट आता है ना। यहां पर आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स इज एल एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड इज ए। क्या ये बात समझ में आ गई मेरा प्यारा प्यारा बच्चा लोग। सो देयरफॉर आपके सामने यहां पर एक नई टर्म आती है जिसको बोलते हैं सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट डिनोटेड बाय जी स्टार। सर सेल कांस्टेंट मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय कांस्टेंट। आप लोगों को कांस्टेंट का मतलब क्या पता है। सर कांस्टेंट का मतलब होता है जो कभी चेंज ना हो। तो जब हम लोग ये सेल बनाते हैं तो डू यू थिंक कि मार्केट में आने वाले सेल के साइज वेरी करेंगे, नहीं, एक कांस्टेंट साइज होगा। तो मार्केट में आने वाले सेल्स की पूरी डायमेंशन फिक्स होती है, इसीलिए मार्केट में आने वाले सेल्स में दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस L हमेशा फिक्स होता है। तो लेंथ बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड इज ऑलवेज फिक्स्ड, दे विल नेवर चेंज। और ये जो इलेक्ट्रोड्स ले रहे हो, इन इलेक्ट्रोड्स का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है A, ये भी फिक्स होगा, तो ये हो जाएगा A। तो बेसिकली सेल के अंदर, आपके कंडक्टिविटी सेल के अंदर दो प्रकार की चीजें कांस्टेंट होती है, एक दोनों के बीच की लेंथ और एक उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया, एंड इसे ही सेल कांस्टेंट बोला जाता है। दिस इज योर सेल कांस्टेंट। इतना नोट करो इस डायग्राम को रब करके। अब मैं थोड़ा डिटेलिंग में चलने वाला हूं। मजा आया। तो आपको क्या करना है, अगर मैंने केमिस्ट्री में बोल दिया कि आप लोगों को एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, मान लो NaCl का सॉल्यूशन है, और उस NaCl के सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस पता करना है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप इस प्रकार का कंडक्टिविटी सेल उठाओगे। कंडक्टिविटी सेल के अंदर आप लोग अपना इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरोगे
आपको पता है कि इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस L है, वो आप लिख लोगे, इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो भी आप लिख लोगे, आपको मिल जाएगी G स्टार की वैल्यू। ठीक है, G स्टार मतलब सेल कांस्टेंट की वैल्यू तक सर हम आ गए। अब आगे क्या करें सर, थोड़ा सा बताओगे तो मजा आएगा। हाँ, तो अब अपन चलते हैं कि जब हम इस कंडक्टिविटी सेल को उठाकर किसी व्हीट स्टोन ब्रिज में कनेक्ट कर देंगे तब हमें क्या क्या और कैसी कैसी वैल्यूज मिलेगी वो हम लोग फोकस करना स्टार्ट करेंगे। आगे बढ़े, चलिए। तो अब हम लोग कहां पहुंच चुके हैं? अब हम लोग पहुंच चुके हैं कि हमने हमारे इस कंडक्टिविटी सेल को कनेक्ट कर दिया है। कनेक्ट द कंडक्टिविटी सेल टू व्हीट स्टोन ब्रिज, गेहूं पत्थर का पुल, गेहूं पत्थर के पुल पर हमने इसको कनेक्ट कर दिया। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ट्याऊ 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 ट्याऊ। अब यहां पर देखो, आप लोग गैल्वेनोमीटर नहीं लगा सकते, एक बात ध्यान रखना। ऐसी कंडीशन में जब आप डीसी की जगह पर एसी इस्तेमाल करते हो तब गैल्वेनोमीटर नहीं लगता। तो यहां पर कुछ माइक्रोफोन्स और कुछ ऐसे साउंड मीटर्स लगाए जाते हैं जो वेव्स को कैलकुलेट कर सके। तो दैट इज नॉट आवर पार्ट। हम लोग बस बोलेंगे हमने यहाँ पर एक मीटर लगा दिया है और यहाँ पर मैंने जोड़ दिया है आपका कंडक्टिविटी सेल। देखो, मैंने एक पार्ट पर कंडक्टिविटी सेल जोड़ दिया, कंडक्टिविटी सेल मैंने यहाँ पर जोड़ दिया। इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा हुआ है, ये तुम्हारा इलेक्ट्रोड दिख रहा है, और यहाँ पर मैंने ये जोड़ दिया। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस मुझे पता है, इसका भी पता है, इसका भी पता है, और इसका मुझे पता करना है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा, R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, R2 R4, अच्छा R1 R2 R1 इसको बोला, और क्वेश्चन में R2 इसको बोला, R3 और R4 सही लिखा हुआ है। ठीक है, अब अपने को R4 निकालना है। सो बेसिकली R2, ओके R1, हाँ ठीक है, वी आर यूजिंग द राइट फॉर्मूला। अब अपने को R4 निकालना है, तो R4 विल बिकम इक्वल टू R2 R3/R1, क्योंकि इन तीनों का रेजिस्टेंस तो आपको पता है, इसका नोन है, इसका नोन है और इसका नोन है, तो आप R4 निकाल सकते हो। तो आपको यहाँ से रेजिस्टेंस मिल गया। सो नाउ वाइल यूजिंग व्हीट स्टोन ब्रिज, आप इस प्रकार आपके R4 का, आपके कंडक्टिविटी सेल का रेजिस्टेंस निकाल लोगे। इतना हम लोगों को फिजिक्स में आता है। ठीक है, ये मैंने आपको विजुअलाइज करने के लिए बता दिया कि हम इस प्रकार हमारा रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, लिख लिया इसको, चलो। तो बाय यूजिंग व्हीट स्टोन ब्रिज हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब आओ इसकी तरफ। नाउ मेरे प्यारा बच्चा लोग, वी ऑल नो दैट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ρL/A। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ρL/A, और वी ऑल नो दैट कप्पा, या ऐसा लिखना चाहिए, एंड वी ऑल नो दैट रो इज इक्वल टू 1/कप्पा। So therefore resistance will also be like 1/kappa into L/A। अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करूं तो L/A मैं यहीं रहने देता हूं, विल बी इक्वल टू, कप्पा इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा तो जाएगा रेजिस्टेंस इंटू कप्पा विच इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी। नाउ पुट दिस फॉर्मूला इन दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को उठाकर इधर रखने की कोशिश करो, तो ये फॉर्मूला तुम्हारा रीमॉडिफाई होके हो जाता है, G स्टार विल बी इक्वल टू R इंटू कप्पा। क्या ये बात समझ में आ रही है? सो देयरफॉर G स्टार इज योर सेल कांस्टेंट, R इज योर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जिसकी यूनिट आपको ओम्स में दे रखी होगी, एंड कप्पा इज योर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी जिसकी यूनिट आपको साइमन्स पर मीटर दे रखी होती है, या पर ओम
पर मीटर दी हुई होती है। तो ये तुम्हारा एक फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। अच्छा, हम एक बात और जानते थे, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन कंडक्टेंस। पुट दिस फॉर्मूला इन दिस, नॉट दिस, पुट दिस फॉर्मूला इन दिस फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला अब देखो कैसा दिखने लगेगा, G स्टार विल बी इक्वल टू रेजिस्टेंस, ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन जी मल्टीप्लाई बाय कप्पा। तो यहां पर कप्पा विल बिकम इक्वल टू G स्टार मल्टीप्लाई बाय जी, के जी जी, कभी खुशी कभी गम, वेयर के इज अगेन योर कंडक्टिविटी, G is your cell constant and G is your conductance। तो देखो बस यही हेर फेर है और यही फॉर्मूले पूरी केमिस्ट्री में अब हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। दिस इज द फॉर्मूला विच वी आर गोइंग टू स्टडी थ्रू आउट द चैप्टर, आई मीन टॉपिक। हमारा जो टॉपिक रहेगा उसमें हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लेकिन चल न्यूमेरिकल्स तो कराओ। मैं तुम्हें न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, लेकिन इसके पहले मुझे तुमको वो बातें सिखानी पड़ेगी ना जिस पर न्यूमेरिकल्स आता है। चलो हो गया, डन। बड़ा जल्दी लिखो यार, क्या कर रहे हो। चलो ग्रेट, लेट्स मूव। अब सीखना है हमें, अब हमें सीखना है वह चीज जिसके लिए हमने इतने पापड़ बेले। मतलब इस पर भी सवाल तो आएंगे, अभी सवाल अपन करेंगे इस पर भी सॉल्व, ये सेल कांस्टेंट, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी। लेकिन दो छोटी छोटी चीजें और सीख लो। पहली चीज इज मोलर कंडक्टिविटी। एक और चीज आपको निकालनी है जिसको बोला जाता है मोलर कंडक्टिविटी। इसको लैम्डा एम से डिनोट किया जाता है, या कुछ कुछ किताबों में लैम्डा बड़ा अजीब तरीके से बनाया जाता है, ऐसा और ऐसा लिख दिया जाता है। सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैप एम। इसको कैप एम भी बोला जाता है, दोनों बात ठीक है। आपको तो मोलर कंडक्टिविटी पर फोकस करना है। सुनना मेरी डेफिनेशन को ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं। मेरी बात समझना, केमिस्ट्री में हम लोग जो भी काम करते हैं वो एटॉमिक लेवल पे करते हैं, छोटे लेवल पे करते हैं, माइन्यूट लेवल पे करते हैं। तो हमारे पास में कोई बड़े बड़े टंकी भर भर के तो सॉल्यूशन होंगे नहीं कि भाई एक पानी की टंकी 1000 लीटर की भर के रख ली और उसका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भर के हम उसका कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी निकालने जा रहे हो। हमारे पास छोटे छोटे सेल्स होते हैं। सो बेसिकली इन छोटे छोटे सेल्स के लिए हम लोग मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का यूज़ करते हैं। सो मोलर कंडक्टिविटी ये कहती है कि अगर आपके पास में 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, उस वॉल्यूम का जो कंडक्टेंस होगा विल बी कॉल्ड एज मोलर कंडक्टिविटी। समझे? मतलब यहां पर मुझे इस बात से लेना देना नहीं है कि वो वॉल्यूम कितना है, मुझे इस बात से लेना देना है कि अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है तो बस उस 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जितना भी वॉल्यूम हो, बस उस वॉल्यूम का मुझे मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। तो आप इसको सीधी भाषा में ऐसा लिखो, व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी? मोलर कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस of 1 molar electrolytic solution whose volume is V centimeter cube or V ml। बस मोलर कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आपके उस VmL या V सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन के अंदर
1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। अब ये VmL 1 लीटर हो, 2 लीटर हो, 500 ml हो, 200 ml हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बस 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन चाहिए एंड दैट इज द रिक्वायरमेंट। क्या ये चीज क्लियर हो गई बच्चा लोग? आगे बढ़े ना। क्या आप लोग सब जानते हो दैट मोलारिटी इज ऑलवेज इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम, वेयर मोल्स की यूनिट आप लोग मोल लिखते हो और वॉल्यूम की यूनिट आप यूजुअली लीटर लिखते हो। आप यूजुअली क्या लिखते हो? लीटर लिखते हो। दूसरी बात, आप लोग ये भी जानते हो दैट व्हाट इज कापा? व्हाट इज कप्पा? कप्पा इज कंडक्टिविटी। कप्पा क्या है? कप्पा इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। याद करो अभी के लेक्चर में मैंने आपको सबसे पहले यही तो सिखाया था, क्योंकि मुझे पता था कि आगे ये आने वाला है। सो कप्पा का मतलब क्या सिखाया था? 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टेंस कितनी है। अब अगर मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई करूं, सो वॉल्यूम जिसको आप लीटर्स में ले रहे हो विल बी इक्वल टू मोल्स, जिसको आप लोग ले रहे हो यूनिट मोल, अपॉन मोलैरिटी, जिसकी यूनिट मोल्स पर लीटर होती है। आप लोग सब जानते हैं मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है? मोल्स पर लीटर। अब आप इस फॉर्मूले को यूज करने से पहले इस डेफिनेशन पर फोकस मारो। कंडक्टेंस कितने का निकालना है? 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का, मतलब मोल्स तो फिक्स है, मोल तुम्हारे पास में 1 मोल है, तो वॉल्यूम जिसकी यूनिट लीटर है इज 1 अपॉन मोलारिटी। अब मोलारिटी के केस में मोल्स नीचे रह जाएंगे और ये लीटर ऊपर जाके पर लीटर हो जाएगा, ये लीटर ऊपर चला जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई मेरा बच्चा लोग? कोई परेशानी, कोई दिक्कत, किसी भी तरीके की कोई झंझट? पक्का ना। अगर हमारी 1 ml की कंडक्टिविटी कप्पा है तो VmL की कितनी होगी? तो VmL की मोलर कंडक्टिविटी को हम लिखेंगे लेमडा m इज इक्वल टू कप्पा मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम 1 अपॉन m। तो m नीचे आ जाएगा, 1 अपॉन m। m की यूनिट आप लोग लिखेंगे मोल। अच्छा, कप्पा की यूनिट क्या होती है? साइमन पर मीटर। अब एक काम करो, क्योंकि आप वहां पर ml ले रहे हो, आप इसे साइमन पर सेंटीमीटर ले लो। कप्पा की यूनिट आप लोग क्या लेकर चलो? साइमन पर सेंटीमीटर, क्योंकि आप mls में बात कर रहे हो, तो साइमन्स पर सेंटीमीटर विल बी इट्स यूनिट। अब आप देखो यहां पर तुम्हारे पास में 1 लीटर सॉल्यूशन है। भाई हम लोग सब जानते हैं 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। 1000 ml हम लोग जानते हैं कि 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, और 1000 मतलब 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब, तो 10 टू द पावर 3 1000 ये लीटर है। अगर आप पहले इसको नॉर्मली लिखते थे तुमको ऐसा दिखता 1 लीटर अपॉन m। मैंने क्या करा? कप्पा 1 ml की है, कप्पा 1 ml की है, तो VmL की कितनी होगी? VmL की कितनी होगी? VmL की होगी डेल्टा m। अब VmL क्या है? 1 अपॉन v। VmL क्या है? 1 अपॉन m। तो ये जब इधर जाएगा तो कैप m विल बिकम इक्वल टू 1 अपॉन m मल्टीप्लाई बाय कप्पा। यही तो हमने यहां पर करा। तो कैप m इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1 अपॉन m। लेकिन यहां पर लफड़ा ये है गुलजारी लालो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर प्रॉब्लम क्या है? यहां पर प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे पास में वैल्यू लीटर में है, लेकिन तुम कप्पा तो ml में निकाल रहे हो, और ml को आप 1 सेंटीमीटर क्यूब भी मान सकते हो। तो मुझे तुरंत इस लीटर को ml में और ml को सेंटीमीटर क्यूब में लाना पड़ेगा। तो मैंने सबसे पहले क्या करा कि 1 लीटर को लिख दिया 1000 ml, और मैं जानता हूं कि 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा, ये सीधा सीधा हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब।
क्या ये प्रॉब्लम समझ में आ रही है? तो अब मैं इसको मिटाता हूं, मैं इसको ऊपर लिख देता हूं। 1 लीटर मतलब 1000 ml, और 1000 ml मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये सीधा आ जाएगा इधर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर ठुचुक हो जाएगा, ठुचुक। तो यहां पर फाइनली तुम्हारा लेमडा एम क्या बचेगा? ये बचेगा कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? यहां बचा साइमन, यहां बचा सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये नीचे वाले मोल को मैं ऊपर लाके पर मोल लिख देता हूं। तो ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला, कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। गाइस प्लीज एक बात को ध्यान रखना, एनसीईआरटी मत देखना। मैंने कहा था टॉपिक के शुरुआत में कि बड़े बड़े लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जेई नीट में बैठने के बाद पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर अब क्या करें, अब तो हमारी वाट लग गई, अब तो हम परेशान हो गए, हम इस चीज़ को कैसे सॉल्व करें। तो बेटा कभी भी एनसीईआरटी मत देखना। इसके लिए एनसीईआरटी देखोगे तो गए, क्योंकि एनसीईआरटी में 2 फॉर्मूले हैं, एक में 1000 ऊपर है, सॉरी एक में 1000 ऊपर है और एक में 1000 नीचे है। दिमाग झंडू हो जाता है, मैं बता रहा हूं, दिमाग खराब हो जाता है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, आपको पता ही नहीं चलता कि कब क्या यूज करूं। लेकिन अगर आप लोगों ने मेरा ये वाला फॉर्मूला अगर आप लोगों ने इस्तेमाल कर लिया तो हमेशा ये यूनिट आएगी और यही आपको करना है। पर सर कभी मान लो मीटर में आ गया तो मैं अब न्यूमेरिकल कराऊंगा और फिर वो क्वेश्चन तुमको 100% क्लियर हो जाएगा। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी आप मोलर कंडक्टिविटी निकालने जाओ, आप कप्पा की यूनिट साइमन पर सेंटीमीटर ही लोगे। अगर नहीं दे रखी होगी तो उसको कन्वर्ट करोगे। अगर साइमन पर मीटर दे रखा है तो आप उसको साइमन पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे, 100 से डिवाइड करोगे। 1000 सेंटीमीटर क्यूब लेना है, डिवाइडेड बाय एम, मोलैरिटी की आपको वैल्यू लेनी, इतना करना पड़ेगा, तभी आपको साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल की यूनिट मिलेगी। और यही तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का। इसको लिखो, फिर अपन चलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की तरफ। फिर हम लोग चलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की तरफ और फिर हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व और आपको आएगा मजा एंड आप बोलोगे झिंगालाला, यू विल बी लाइक एवरीथिंग इज झिंगालाला फॉर मी। चलो फटाफट नोट करो, चलो आगे बढ़े। चलिए अगली टर्म इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इसको अपन डिनोट करेंगे डेल्टा ई क्यू से और कैप ई क्यू से। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, it is the conductance of not 1 molar, 1 normal, यानी 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। सर इक्विवेलेंट का मतलब तो आपने नॉर्मेलिटी में सिखाया था। हाँ जी, तो यहां पर हम लोग मोलर की जगह नॉर्मल का फॉर्मूला यूज करेंगे एंड नॉर्मेलिटी की यूनिट आप लोग सब जानते हैं, इक्विवेलेंट मोल्स या 1 ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन लीटर इज इक्वल टू, आप लोग सब जानते हो मोल्स कौन से होते हैं यहां पर, इक्विवेलेंट मोल्स अपॉन 1 लीटर, जो कि आपका वॉल्यूम होता है। तो सब कुछ सेम रहेगा, बस इसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्टली इसका फॉर्मूला यहां पर नोट करेंगे, ठीक है। सब कुछ सेम रहेगा, डेरिवेशन वगैरह। नाउ यू डोंट हैव टू गो फॉर द डेरिवेशन, इतना ज़्यादा झंझट में पढ़ने की ज़रूरत किसी को नहीं है। सीधा सीधा हम लोग यहाँ पर इसका फॉर्मूला याद करेंगे, लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू कप्पा, कप्पा जिसकी यूनिट आप लोग साइमन पर सेंटीमीटर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 जिसको आप लोग सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे क्योंकि ये ml है, डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी लिखेंगे, नॉर्मेलिटी की यूनिट आप लोग लिखेंगे इक्विवेलेंट ई क्यू। तो सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर कट जाएगा तो फाइनली तुमको लेमडा ई क्यू की वैल्यू मिलेगी कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी
और इसकी आप लोग यूनिट क्या लेकर चलेंगे, यूनिट हो जाएगी साइमन्स, इसका साइमन्स बचा, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर बचा, और इक्विवेलेंट ऊपर आ जाएगा पर इक्विवेलेंट। बस ये हो जाएगा तुम्हारा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला। चलो नोट करो। तो अब किसी भी सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको एनसीईआरटी के फॉर्मूले को नहीं देखना है, आपको मेरे फॉर्मूले को देखना है। ना तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल को देखना है, आपको मेरे तरीके को देखना है। अब आप लोगों को सवाल कुछ भी पूछा जाए, आप सवाल को सबसे पहले सेंटीमीटर्स में डाल के सॉल्व करोगे, मैं सिखाऊंगा कैसे। फिर आपका जैसे जवाब आ गया, यूनिट आ रही है आपकी साइमन, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आ रही है आपकी यूनिट, ये आपकी यूनिट आ रही है साइमन, सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंस। नहीं, हमको तो मीटर में जवाब चाहिए सर। तो कुछ भी नहीं करना है, आपके आंसर के हाथ में आपका जो आंसर आ रहा है बस उसके ऊपर 10 टू द पावर -4 लगाना है। आपका जो आंसर आ रहा है, जो भी आपके कैप एम की या कैप ई क्यू की वैल्यू आ रही है, आपको उसकी पावर में -4 लगाना है। तो अब आपकी यूनिट हो जाएगी साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, साइमन मीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंस। सर अगर हम लोग बहुत ब्रिलियंट हैं और अगर हमारे कैप एम या कैप ई क्यू की वैल्यू हम लोग मीटर में निकाल लेते हैं, अगर हम लोग मीटर में निकाल लेते हैं फॉर एग्जांपल ये वैल्यू, लेकिन हमको फिर बोल दिया है कि हमको तो सेंटीमीटर में जवाब चाहिए, तो क्या करेंगे, तो आपको इसकी पावर में 10 टू द पावर 4 लिख देना है। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल विल बी आंसर। अरे तुम लोग सब जानते हो यार, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर स्क्वायर में 100 स्क्वायर सेंटीमीटर होंगे, यानी 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएंगे। कितना तो इजी है यार, क्या है। तो अगर तुमको मीटर को सेंटीमीटर में ले जाना है तो 10 टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तुमको सेंटीमीटर को मीटर में लेके जाना है तो 10 टू द पावर -4 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट। चलो इसको नोट करो। अब अपन चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। नाउ लेट्स सॉल्व सम ऑफ द न्यूमेरिकल्स।